आज के क्लास के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल में बनने वाले ग्राफ, जैसे कि लाइन, बार, कॉलम, पाई, एरिया। ये क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे ग्राफ के ऊपर छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं उनके कंपोनेंट। वो क्या होते हैं, कहाँ से ऑन होते हैं, क्या मतलब होता है इनका, जैसे कि चार्ट टाइटल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सेस, लीजेंड, डेटा लेबल और टेबल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसी चार्ट को जब हम बनाते हैं तो उसको मूव कैसे करते हैं, एक शीट से दूसरी शीट पे या चार्ट शीट पे। फिर हम देखेंगे चार्ट को कस्टमाइज कैसे करना है, यानी कलर वगैरह कैसे दे सकते हैं आप, डेटा को ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक चार्ट हैं सारे, इनको एक बार देख लेते हैं। आओ वी कैन गो। तो देखिए, सबसे पहले चार्ट की कुछ कैटेगरीज होती हैं, उनको आप जान लीजिए कि किस कैटेगरी के टाइप में किस तरह का चार्ट बनता है और किस कारण से बनता है। सबसे पहली कैटेगरी में आता है जब हमें कोई डाटा दिया जाए और उसमें हमें डाटा को आपस में कंपेयर करना हो। जब डाटा कंपेयर करना हो तो उस केस में हम लोग चार्ट बनाते हैं, कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट। अगर हमारे पास कोई डेटा है और हमें उसकी शेयरिंग दिखानी है अलग अलग यूजर के अंदर, डाटा की शेयरिंग, तो वहां पर हम चार्ट यूज करते हैं पाई चार्ट या फिर डोनट चार्ट। तीसरी कैटेगरी के चार्ट होते हैं जहां पर हमारे पास एक ऐसा डेटा होता है जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती है, जो कभी फिक्स नहीं होती, यानी डेटा वैल्यू रेगुलरली चेंज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे केस में हम लोग चार्ट यूज करते हैं स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जैसे कि आपने देखा ना, स्टॉक मार्केट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, तो लाइन चार्ट में दिखाते हैं, वो इसी में आता है। एक होता है एरिया चार्ट। चौथी कैटेगरी के चार्ट होते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट चार्ट में वो चार्ट आते हैं जो दूरी मापने के लिए तय किए जाते हैं। इसमें चार्ट आता है रडार, ये दूरी मापने में काम आता है। कोई शहर से कितनी दूरी पर है उसके लिए ग्राफ अगर बनाना है तो डिस्टेंस, इनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम डाटा कंपेयरिंग चार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास डाटा है 2010 और 2011 का हर मंथ की सेल। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। डाटा सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पर चार्ट्स होते हैं, आपको यहाँ जाना है ऑल चार्ट्स पे। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम, और ये कॉलम के अलग अलग तरह की कैटेगरी के ग्राफ टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब का कॉलम चार्ट हम सेलेक्ट करेंगे। ये रहा, अलग अलग डिजाइन है, जो आपको चाहिए सिलेक्ट करो, ओके करो, आपके पास एक चार्ट आ जाएगा, दिख रहा है। ये चार्ट यहाँ पर इंडिकेट करता है जनवरी से दिसंबर तक की सेल, और ये ब्लू और रेड कलर के ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं 2010 और 2011 के डाटा। अब इस चार्ट में डाटा को कम ज़्यादा कस्टमाइज कैसे करते हैं वो देखो। पहले जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के दो पहलू होते हैं, ग्राफ को देखने के दो नजरिए होते हैं। कैसे? इसके अंदर जो डेटा है ये क्या है एक्चुअली, ये है ईयर 2010 और 2011। बाहर क्या है, बाहर है मंथ। अगर हम इन दोनों की जगह बदल दें, स्वैप कर दें, इसको यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले जाएं, तो अंदर चले जाएंगे मंथ और बाहर आ जाएंगे ईयर। ठीक है, कैसे होगा ये काम, स्विच करना है खाली। देखिए चार्ट टूल खुल गया यहाँ पर डिजाइन में, ये स्विच करना है। आप समझो बात को, बाहर ईयर आ गए और अंदर आपके मंथ चले गए। देखो ये मंथ है पूरे दिसंबर से जनवरी। तो कोई भी चार्ट इस तरीके से स्विच करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर 2010 का डाटा अलग हो गया, 2011 का डाटा अलग हो गया, ये एक तरीका। दूसरा, और कैसे कस्टमाइज करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। किसी ने आपको बोला कि इसमें 2011 का डाटा शो नहीं करना, तो डाटा को यहाँ से डिलीट मत करना, नहीं तो ओरिजिनल डाटा खत्म। यही चार्ट में कुछ करना है आपको, उसके लिए जाना है सिलेक्ट डेटा पे। यहाँ पर आपको मिलेगा ये ऑप्शन पैनल पूरा,
इसमें 2011 को अनसिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो 2011 का डाटा आपके पास नहीं होगा। अभी हमने 2011 का डाटा यहाँ से गायब कर दिया है। अगर मान लीजिए कोई मंथ अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, जैसे दिसंबर का महीना आपको शो नहीं करना, तो वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके दिसंबर का महीना यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप यहाँ से हटा दोगे तो दिसंबर का महीना हट जाएगा। हट गया। वापस लाना होगा तो आप यहाँ पे जाके इसको वापस ला सकते हैं, वापस आ गया। ठीक है, तो ये होता है डाटा सिलेक्शन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट। या कंपोनेंट से पहले डाटा को मूव कैसे करते हैं, शीट पर अलग अलग जगह पर मूव कैसे करना है। अभी देखिए हम जिस शीट पर, उसका नाम है रिवेन्यू। मैं ये चार्ट आपका मूव करूंगा शीट 1 के ऊपर। पीछे से अभी जो आप 3 बच्चे आए हो, ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस मत करो, आवाज गूंज रहा है। क्लास का लिंक लो, मेरे को मैसेज करो। तो अभी हमने देखा डाटा सिलेक्शन कैसे करना है, इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि चार्ट को मूव कैसे करना है। मुझे ये चार्ट पहुंचाना है शीट 1 पे। चार्ट को सिलेक्ट करो, डिजाइन पे जाओ, मूव चार्ट करो। यहाँ पे आप नंबर दो शीट का, जैसे शीट 1, आपका ये चार्ट पहुंच गया, वहां पे आ गया। आपको ये चार्ट एक अलग से शीट पे बनाना है, सिर्फ जहाँ पे चार्ट दिखाई देगा। मूव चार्ट पे जाना है, यहाँ पे न्यू शीट पे क्लिक करना है बस। आपका ये डाटा एक अलग से शीट पे चला जाएगा, जहाँ पे सिर्फ चार्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इसको वापस से मैं रिवेन्यू शीट पे लेके जा रहा हूँ। मूव चार्ट, ऑब्जेक्ट, रिवेन्यू, ओके, आ गया वापस। तो हमने ये भी देखा चार्ट को कस्टमाइज करना, मूव करना। अब हम इसको डिजाइन देना देखेंगे। यहाँ पे बने बनाए डिजाइन होते हैं, कोई भी चार्ट बना के आप यहाँ से कोई भी डिजाइन दे सकते हो, सब बने बनाए डिजाइन। अगर आपको ये डिजाइन खुद से देना है, आप ये नहीं चाहते कि ये आप दें, आप खुद से दें, तो ये सारा डिलीट कर लो पहले आप, और एक नए सिरे से डिजाइन की शुरुआत करनी है। अब डिजाइन देते वक्त इसके ऊपर लगते हैं इसके एलिमेंट, जो इसको डिजाइन देने में हेल्प करते हैं। एलिमेंट कैसे लगेंगे? सबसे पहले इसको पूरे चार्ट को आप सिलेक्ट कर लो, एलिमेंट पे जाओ, डिजाइन में होता है पहला ऑप्शन एलिमेंट। इसमें सबसे पहला हम काम करेंगे चार्ट को टाइटल देने का। यहां से टाइटल दे सकते हैं। अब इस टाइटल का जो भी नाम आपको डालना है डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स। अब अगला पॉइंट, मुझे यहाँ पर एक्सेस बताने हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या आएगा। ओके, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमाउंट को और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंथ को। हॉरिजॉन्टल एक्सिस नीचे देखिए मंथ आ गया, वर्टिकल एक्सिस अमाउंट आ गया, तो यहां से आ जाता है। अब आप इनको भी टाइटल देना चाहते हो, लिखना चाहते हो यहाँ पे नीचे मंथ और यहाँ पे अमाउंट, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेस टाइटल। वो यहाँ मिलता है, ये रहा, नीचे मिल गया जगह लिखने के लिए, ये साइड में मिल गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन लगाना, ग्रिड लाइन से आपको आइडिया लगता है कि कौन सी वैल्यू किसको इंडिकेट करती है, तो ग्रिड लाइन लगाने के लिए आपको वापस वहीं जाना होगा और यहाँ पर मिलेंगे ग्रिड लाइन। जैसे भी ग्रिड लाइन आप चाहते हैं, बन गया ब्लॉक। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन चाहिए तो वो भी लगा सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन बन गई। अब मान लीजिए आप अपने चार्ट के अंदर यहाँ पर वैल्यूज दिखाना चाहते हैं। जो ये डाटा है, ये डाटा यहाँ पे दिखाना है ग्राफ के अंदर। जो ग्राफ आपने बनाया है यहाँ पे नीचे ये टेबल भी आ जाए, तो ये पूरी टेबल वहाँ अटैच हो सकती है। डाटा टेबल का यूज करके देखिए, वो नीचे पूरी टेबल ऐड होगी। ये 2010 का डाटा पूरा ऐड होगी, नीचे आ गया। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से हटा दो इसको। इनको मैं ऊपर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ नंबर के ऊपर। ये जो ब्लॉक हमने बनाए इनके ऊपर वो नंबर आ जाए, तो इसके लिए आप डाटा लेबल का यूज करते हैं। अब इन नंबर को ऐसे दिखाने की बजाय वर्टिकल दिखाएंगे। एक पर क्लिक करो, सारे सिलेक्ट होगा। होम पे जाके ओरिएंटेशन पे जाएंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे रोटेट टेक्स्ट अप साइड। सारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ चला गया, तो हमारे पास एक ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया। अब हम इस ग्राफ को कलर दे सकते हैं। मुझे बैकग्राउंड में कलर डालना है, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, शेप फिल पे जाके ये हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब जितना भी टेक्स्ट इसके अंदर है वो नहीं दिख रहा, तो इसको हम व्हाइट करेंगे। तो यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, इट शुड बी अ व्हाइट। इन सारे नंबर्स को अलग से हाईलाइट करना है। एक को सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे जाके हमने अलग फॉर्मेट दिया इसको, दिस वन एंड दिस वन। ये हमारे चार्ट का पूरा टाइटल है, तो चार्ट के टाइटल को थोड़ा अलग करेंगे। सिलेक्ट किया चार्ट का टाइटल,
इसको अलग डिजाइन दिया। बढ़िया रिपोर्ट हमारा। तो इस तरीके से चार्ट के एलिमेंट और उसके डाटा पे काम होता है। अभी किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ, आप चाहते हैं इस डाटा को एक ऑर्डर में लगा दिया जाए, तो डाटा यहाँ पे ऑर्डर में होना चाहिए। स्पीकर बंद करो। अब इसको यहाँ पर ऑर्डर में लगाने के लिए इस डाटा को ऑर्डर में लगा लो। कैसे लगेगा ऑर्डर में डाटा? ये पूरा टेबल आपने सेलेक्ट किया, डाटा में जाओ, शॉर्ट करो, शॉर्ट कर दिया कॉलम कौन सा वाला, 2010 वाला, छोटे से बड़ा डेटा का ऑर्डर लग गया, छोटे से बड़ा 2010 का डेटा देखो, छोटे से बड़ा ऑर्डर। तो ये इस तरीके से, ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये कैसा है, वर्टिकल है, तो इसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। अगर इसी को हॉरिजॉन्टल कर दें तो देखिए इसका टाइप बदलते हैं। आपको चार्ट पे क्लिक करना है, टाइप पे जाना है, डिजाइन पे, यहाँ मिलेगा चेंज टाइप, इसमें आप जाकर इसको बार में कन्वर्ट कर दीजिए। सिर्फ फर्क इतना है कि ये अब क्या हो गया है, ये हो गया अब हॉरिजॉन्टल। और जब ये हॉरिजॉन्टल हुआ है तो इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके कैसे कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो ऐसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल मुझे ज्यादा सही लग रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। ऐसे था पहले, ऐसे करो। आगे वर्टिकल, वहां पर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं था। ऐसा करने के बाद अब इसको डिजाइन दे दें, आपके पास ये डाटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट पे बच्चों क्या करोगे, काम करोगे। मैं वापस अपना पुराना डिजाइन ले आता हूँ। कंट्रोल वाई काम ही नहीं कर रहा इस पे, चलो कोई नहीं। अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को? चार्ट हमने बना के देख लिया, अभी फिलहाल मैंने वो डिलीट कर दिया है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी के चार्ट पे। आ नहीं रहा मैं, कंट्रोल जेड, इतना ही पहुंच रहा है। सेकंड कैटेगरी का चार्ट आता है जिसमें हम लोग डाटा को शेयरिंग करने के लिए बनाते हैं। इसमें आता है हमारे पास पाई चार्ट या डोनट चार्ट। इसका एग्जांपल है, जैसे जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो हमारे देश में लोकसभा तो एक ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी पार्टी भाग लेती है। जिसकी जितनी वोट होती है उसके हिसाब से उसका शेयरिंग दिखाते हैं कि लोकसभा में इतनी सीट इसकी है, इतनी सीट इसकी है। तो ये चीज बनाई जाती है पाई चार्ट की हेल्प से। अब यहाँ देखो एक डाटा है, इसमें एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, उसने अपना सारा जिंदगी भर का पैसा जो है स्टॉक्स में लगा रखा है, 3 स्टॉक उसने खरीदे हुए हैं। अब इसका पूरा पोर्टफोलियो हमको इस तरह के डिजाइन में बनाना है कि किस पोर्टफोलियो में, किस स्टॉक में उसने कितना परसेंटेज अपना पैसा लगा रखा है। आप डाटा को सिलेक्ट करो। अब मुझे इसका पूरा पैसा शेयरिंग में दिखाना है कि कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ पे लगा रखा है। डाटा सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, ऑल चार्ट्स पे जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा पाई चार्ट। इसकी ये कैटेगरी सिलेक्ट करो पाई चार्ट की, ओके करो। इसके अंदर परसेंटेज के लिए यहाँ पर आपको पैनल मिल जाएगा डिजाइन में, दिस वन। यहाँ से देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने लगा रखा है इस पे, और ये किसको इंडिकेट करता है, रिलायंस। ये जो चीज आप देखते हो कलर में इंडिकेशन, अगर ये कल को यहाँ ना हो तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि ब्लू कलर किस स्टॉक का नाम है। तो उस चीज को जो यहाँ पर लगा हुआ था, उस एलिमेंट को हम लोग लीजेंड बोलते हैं। ये कहाँ से ऑन होगा, एलिमेंट लीजेंड, जहां पर भी आपको रखना है लगा सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड लीजेंड, ओके। अब हम एक ग्राफ और बनाते हैं इसका, इसको नीचे कर देते हैं। एक और मैंने ग्राफ आपको बताया था इसके अंदर जिसका नाम था डोनट चार्ट। डोनट चार्ट एक तरह से ट्यूब के टाइप का होता है, वो भी सर्कुलर होता है बट ट्यूब टाइप में होता है, जैसे रिंग टाइप होता है। इंसर्ट चार्ट्स, ये लास्ट में पाई के अंदर यहाँ लास्ट में होता है डोनट चार्ट लाइक दिस। अब इसमें हमको ये वैल्यू भी दिखानी है जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो एलिमेंट में जाएंगे, डाटा लेबल होता है, और डाटा लेवल पे जाके क्लिक करेंगे तो वैल्यूज हमें दिखने लगेगा, दिख रहा है वैल्यूज।
अब इन वैल्यूज को हम अलग से हाईलाइट करें, एक को सिलेक्ट किया सारा हो गया। अब इनको हाईलाइट करने का तरीका, फॉर्मेट पे जाके आप बैकग्राउंड कलर अपना ब्लैक कर दो, फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर दो, तो डेटा अलग से ही चमक जाएगा। और यहाँ पे आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, डेटा अलग से चमक रहा है। अगर आपको किसी वैल्यू को पर्टिकुलरली हाईलाइट करते हुए दूर रखना है, जैसे ये मान लीजिए बीजेपी की सीट है, तो ऐसे दूर कर दिया तो बीजेपी की इतनी सीट, ठीक है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, तो इसको रोटेट कर सकते हैं। कैसे? इस पूरे को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पर रोटेट करने का एक विंडो खुलेगा, एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइसेस। यहाँ पर आप एंगल की वैल्यू को रोटेट कर सकते हैं। देखिए मैं पीछे की तरफ लूंगा, ये रोटेट होगा ऐसे ही, जितना घुमाना है घुमा लो। जब ये ऊपर पहुंच जाए तो छोड़ देना, टोटल ये रोटेट हो सकता है 360 डिग्री। और जहाँ पर भी आपको लगे यार अब ये ठीक है इतने डिग्री पर, तो वहाँ पर आप जाकर छोड़ सकते हो। ये रोटेट हो रहा है ना, अभी इतने पे जाके मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, ऊपर आ गया रोटेट। तो इसे हम बोलते हैं डोनट चार्ट। इसमें कोई डाउट किसी? तीसरी कैटेगरी ऑफ चार्ट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा वैल्यू, जो कि कभी फिक्स नहीं रही, जो लगातार चेंज होती हैं। उस केस में हम यूज करते हैं स्कैटर, लाइन या एरिया चार्ट का। कैसे यूज होगा उसका एक एग्जांपल देखो। यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइव डाटा है, ये डाटा जून और जुलाई के महीने का है। इसमें इन्फोसिस के शेयर की सेल्स बताई गई है, उसका शेयर प्राइस कि 30 जून को उसका प्राइस इतना था, 3 जुलाई को इतना था, 4 जुलाई को इतना प्राइस था। ये रियल डाटा है। अब हमें इसका स्टॉक देखना है कि इसकी प्राइस वैल्यू किस तरीके से मूव कर रही है। तो जिस पे आपको काम करना है वो ये दो फील्ड है, इनको सिलेक्ट करो। अब इसकी प्राइस वैल्यू देख सकते हैं आप, रेगुलरली चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। तो कौन सा ग्राफ बनेगा यहाँ पर? लाइन चार्ट। तो हम जाएंगे इंसर्ट में और एक चार्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम देखेंगे स्कैटर। स्कैटर में क्या होगा कि डॉट डॉट आ रहा होगा, अगर इन डॉट डॉट को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगा, देखिए। और अगर इसके नीचे कलर भर दें तो वो एरिया बन जाता है। ज्यादातर आमतौर पर जो भी आपको ग्राफ मिलेगा वो लाइन ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से रिएक्ट होता है। बन गया लाइन ग्राफ। अब नीचे की डेट का कुछ करना नहीं, आप डिलीट कर सकते हैं। अब इस लाइन ग्राफ से हम एक ट्रेंड पता कर सकते हैं। ये स्टॉक क्या इशारा करता है, इसका लास्ट एक महीने का डाटा क्या इशारा करता है कि इस स्टॉक की वैल्यू भविष्य में ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। हमारे पास एक एलिमेंट होता है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे है, ऊपर जा रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि भविष्य में इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अब इसका लाइव आप चेक कर लीजिए, इन्फोसिस का प्राइस है ये 595 का रेट चल रहा है, वीबीएल या इन्फोसिस होगा ये, ठीक है। तो इसका रेट चल रहा है 595 रुपये। अभी आज इसका रेट चेक करके देखना, 2023 2 साल पहले का डाटा है, तो ये ऊपर ही मिला होगा, क्योंकि ट्रेंड तो इशारा यही कर रहा था। ट्रेंड तो हमने इशारा कर रहा था ना कि भविष्य में कि भाई ये ऊपर जाएगा फ्यूचर में। तो अब आप चेक कर सकते हो 2 साल हो गए, इसका रेट में तब्दीली क्या हुई है, नीचे गया कि ऊपर गया। चेक करें, इन्फोसिस चेक करते हैं। कितना पहुंचा पड़ा है, इतना दे गया क्या? ज्यादा ही दे गया, तो ऊपर गया पैसा। ऐसे किसी का लास्ट और गया। अब ऐसे करके आप ट्रेंड, अब इससे जो खेलने मत लग जाना कभी। ये प्रेडिक्शन पूरा 100% सही नहीं होता, किसी का लग जाए तो 100% सही नहीं होता है। बस हाँ एक प्रेडिक्शन बता दिया इसने, एक अनुमान लगा दिया कि ऊपर जाएगा प्राइस। अब वो सच में चला गया तो उसको हकीकत थोड़ी ना मालूम, इत्तेफाक है चला गया 100% नहीं होता। बट हाँ टूल्स की सहायता से अगर आप कोई काम करते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो सक्सेस जाए, लेकिन हकीकत नहीं है कि अगर भी आप इस पे करने लगे। लास्ट हमारा चार्ट होता है डिस्टेंस मेजरमेंट चार्ट। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिटी लिखी हुई है, सोहना, दिल्ली, रेवाड़ी। ये हमारी पर्टिकुलर लोकेशन से दूर है, यहाँ से सोहना 20 किलोमीटर, दिल्ली 32, रेवाड़ी 50। अब इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाना है, तो हम यहाँ पर चार्ट पे जाएंगे और एक रडार चार्ट बनाएंगे। डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए रडार चार्ट से बेटर कुछ नहीं है। एक रडार चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया। अब इसको पढ़ना सीखेंगे ये कैसे रिएक्ट करता है।
हमारी पोजीशन यहाँ पर है, एक एक ब्लॉक यहाँ पे ट्राइंगल का बना हुआ है, हमारे सेंटर पॉइंट से एक एक ब्लॉक की दूरी 10-10 किलोमीटर है। आप सबसे पहले देखिए कि पहले वाले ब्लॉक पे कौन सा शहर है, यानी डॉट आप पहचानना है आपको, डॉट क्या पहचानना है आपको, डॉट पहचानना है। तो पहला जो ब्लॉक है इस पर कोई डॉट है क्या, नहीं है। दूसरे ब्लॉक पे देखो कोई डॉट है, दूसरे ब्लॉक पे डॉट है। ये जो दूसरे मैंने बोला था कि एक ब्लॉक की दूरी 10 किलोमीटर है, यही दिखा रहा है ना ये डाटा, एक ब्लॉक की दूरी 10 किलोमीटर है। तो जो दूसरा शहर है, जो दूसरा डॉट है, कौन सा शहर है ये, तो इसकी औसत दूरी कितनी हो गई, लगभग 20 किलोमीटर। अब तीसरे ट्रायंगल पे कोई डॉट है लेकिन थोड़ा सा दूर है, ये कौन सा शहर है, दिल्ली। तो दूसरा शहर जो हमारे सबसे नजदीक है वो दिल्ली है, तकरीबन 30 और 40 के बीच में इसकी डिस्टेंस है। अब चौथे ब्लॉक पे कोई शहर नहीं है, पांचवें ब्लॉक पे एक शहर है, रेवाड़ी। समझना है, ऐसे पता लगता है रडार। यही रडार सिस्टम हमारा सिक्योरिटी पैनल यूज नहीं करता, एयर स्पेस। कोई दुश्मन देश का जहाज जब हमारे एयर स्पेस में आता है तो रडार सिस्टम से ट्रैक हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को यूएफओ कहते हैं, और जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन हर एक की पहचान होती है, उनको पता चल जाता है कि कोई हमारे एयर स्पेस में दाखिल हुआ है, रडार से पता लग जाता है। तो इसी को रडार सिस्टम कहते हैं। मतलब ये जो चार्ट है बहुत छोटा सा है, सिस्टम रडार सिस्टम कुछ ऐसे रिएक्ट करता है, काम ऐसे करता है, वो ग्राफ ऐसा रहता है उसमें। तो यहाँ पर ये जो एक्सेल का जो बेसिक चार्ट का जो क्लास था ये कंप्लीट होता है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन किसी को करना है तो वो कर सकता है। तो स्पार्क लाइन भी चार्ट का एक टाइप होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि मैं एक डाटा बनाता हूँ यहाँ पे स्पार्क लाइन पे, ठीक है। देखो पहले एक डाटा बना लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक डाटा दिख रहा होगा, अब इन चारों प्रोडक्ट की जो जो सेल्स हुई है इनका ग्राफ बनाना है हमको। अब हमारे सामने यहाँ पर रोल प्ले होता है स्पार्क लाइन का। स्पार्क लाइन एक ऐसा चार्ट होता है जिसको सेल के अंदर बनाया जा सकता है, एक छोटी सी जगह पे। अभी जो नॉर्मल ग्राफ आपने बनाए थे उसको सेल के अंदर नहीं बना सकते आप, तो स्पार्क लाइन को सेल के अंदर बनाया जा सकता है। तो मैं इस छोटे से सेल के अंदर ये इनके सबके ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। सेल सेलेक्ट किया, इंसर्ट, स्पार्क लाइन, हमने बनाया लाइन ग्राफ। यहाँ पे डाटा रेंज आ गई, डाटा दिया, ओके किया, बन गया। तीन तरह के ग्राफ बना सकते हो, ज्यादा नहीं, ये तीन ग्राफ होते हैं। कॉलम ग्राफ ऐसा होता है, विन लॉस ग्राफ ऐसा होता है। अब ये विन लॉस ग्राफ में क्या होता है कि जो नंबर आपके पॉजिटिव है वो ऊपर आते हैं, और जहां पर आपको नुकसान हुआ होगा वो नेगेटिव होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इससे लॉस प्रॉफिट पता चलता है, इसका नाम भी विन लॉस है। अब ये सेम चार्ट आपको आगे तक बनाना है, चेंज करना है, तो सिंपली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यही चार्ट आपको आगे तक बनाना है तो इसको ड्रैग कर दीजिए, सभी का बच जाएगा। अगर किसी एक चार्ट को आप चेंज करना है, क्योंकि अब ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं, एक को करोगे तो चारों हो जाएंगे, करना लेकिन हमको यही वाला है। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पर अनग्रुप करें, आप कर सकते हो आप इसको चेंज। डिजाइन वगैरह देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते इसमें। चार्ट को मूव नहीं कर सकते, चार्ट के ऊपर अलग अलग एलिमेंट नहीं लगा सकते, जैसे उसमें बहुत सारे एलिमेंट लगते थे टाइटल वाइटल। तो जब डेटा ज्यादा होता है और उन सबका ग्राफ आपको एक कॉलम के अंदर बनाना हो तब हम यूज करते हैं स्पार्क लाइन। और तीन तरह के ग्राफ बना सकते हैं, चौथा ग्राफ आप नहीं बना सकते, लाइन ग्राफ, कॉलम ग्राफ और लॉस प्रॉफिट का ग्राफ। तो इसे हम बोलते हैं स्पार्क लाइन। कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? तो तीन केपीआई चार्ट्स हम अपने इस कोर्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सर्कल चार्ट बनाना बताता हूँ कि सर्कल चार्ट क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसको सर्कल चार्ट बोलते हैं, केपीआई चार्ट होता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है राज, इसकी ये परफॉर्मेंस है। जब मैं परफॉर्मेंस पे कुछ भी नंबर डालता हूँ तो उसके हिसाब से इस चार्ट रिएक्ट करता है। आप कोई परफॉर्मेंस डालते हैं, 50 करते हैं तो चार्ट 50% का जाता है। केपीआई चार्ट बेसिकली तब बनाए जाते हैं जब हमारे पास डेटा एक होता है। मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे का स्कोर दिया गया आपको और आपसे कहा गया इसका ग्राफ बनाओ, तो एक डाटा का ग्राफ बनाना है, एक डाटा का क्या ही ग्राफ बनेगा। तो ऐसे केस में केपीआई चार्ट बनता है। ये ग्राफ डायरेक्ट नहीं बन सकते, लॉजिक, दिमाग और थोड़ा कुछ उधेड़ बुन करके बनते हैं। और ये जो ग्राफ होते हैं जब आप पढ़ोगे इसको तो वन टाइम में बनेगा ही नहीं आपसे, ये बिना वीडियो देखे नहीं बनेगा।
मैं पढ़ा दूंगा, आप पूरा दिमाग में बैठा के लेना, आप बना के देख लेना, नहीं बनेगा, वीडियो देख के ही बनेगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप किसी आर्टिस्ट के पास गए और आर्टिस्ट से बोला कि मेरे को ड्राइंग सिखा दो, आर्टिस्ट ने बोला ठीक है ऐसे बनाते हैं, तो आर्टिस्ट ने आपको मोदी जी की फोटो बना के दिखाई, ये अब आप बना के देख लो, बन जाएगी, चेहरा तो बनेगा लेकिन किसी का भी बनेगा, मोदी का तो नहीं बनेगा, समझ आ रहा है, हाथों का हुनर और क्राफ्ट होता है, सब कुछ आप ऐसा ही बनाओगे, उसी लाइन पे खींचोगे, लेकिन वो जो फीलिंग आएगी ना वो चेहरे वाली, वो नहीं आ सकती, वो आएगी जैसे जैसे आपके हाथ में सफाई आएगी, आपके हाथ में कलाकारी आएगी, इसमें टैलेंट आएगा, एक शिक्षा इसके अंदर आ जाएगी, तब वो अपने आप दिखेगा पेपर पे। ये सेम काम आपका सामने आपके काम में दिखेगा जब आप मेहनत करोगे। आप कोई काम करते हो ना, जैसे आपने एक्सेल में कहीं जॉब किया, कोई इंटरव्यू दिया, तो बेटा तब दिखेगा जब आपने मेहनत की होगी, आपके बोलने से और आपके पेपर दिखाने से नहीं दिखता है वो। अब कोई आर्टिस्ट बोले कि मैं ये बनाता हूँ ना, आप जब तक वो देखोगे नहीं उसकी कला को कैसे पहचानोगे, सेम आपके साथ होता है। तो अभी मैं आपको कितना ही बता लूँ, एकदम से नहीं बनेगा, तो घर पे जाके वीडियो देख देख के बनाना, तभी बनेगा। अब चलिए इसको बनाते हैं KPI चार्ट को। तो 80% बच्चे ने अचीव करा, थोड़ी सी हेल्प हम यहाँ पर क्या लेंगे, कितना परसेंट अचीव नहीं करा वो यहाँ पर निकालेंगे। तो 80% अचीव किया, कितना नहीं करा, 20 निकाल के दिखाओ। कोई भी आप में से ऑफलाइन क्लास में 6 बच्चे बैठे हैं, कोई भी एक बच्चा बताओ यहाँ पर 20% कैसे निकालेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अजय बात। 100 - 80, और कोई बच्चा यहाँ पे आप बताओ, दीपक। 100 - 80% आपका नया डेमो है। शिवम 1 क्यों, 1 क्यों, ये जो अभी लिखा हुआ है ये तो गलत है, ये जो अभी लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, मैंने वहाँ लैपटॉप में दिख रहा होगा, वो तो गलत है। 100 माइनस तो नहीं होगा, 1 माइनस होगा, 1 माइनस, ये गलत है, देखो दिखा देता हूँ, गलत आ रहा है ना आपको, अभी सही करते हैं इसको, 1 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। अब जब मैंने ये सवाल करा, आप लोग इसका करेक्ट उत्तर दे पाते ना, यही तो शिक्षा देता है, यही तो बताता है आपका हार्डवर्क। आपके कहने से कुछ नहीं होगा कि मैंने MA कर रखा है, मैंने BA कर रखा है, मैंने 4 साल वहां पे काम किया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका ये स्पष्ट कर देता है कि उसको कितने साल का तजर्बा है, समझे। काम करने के तरीके से पता है, आपके बोलने के अंदाज से, आपके सवाल देने के अंदाज से पता चल जाएगा आपने कितना काम किया। तो मैथ के टर्म से ये इंडिकेट करता है कि मैथ में केमिकल लोचा है, कहीं तो है ना। 100% का मतलब 1 होता है, 100% परसेंटेज मतलब 1/100, तो 100/100 करोगे कितना हो गया, 1 हो गया। मैथमेटिकल टर्म, कहीं गड़बड़ हुआ आपसे, अभी बन गया 80-20 बन गया। अब इन दो डाटा का यूज करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे। अब देखो क्या करने हैं, इन दोनों डाटा को सिलेक्ट कर लो और एक बनाओ प्यारा सा अपना सर्कल चार्ट, ये पाई चार्ट होता है ना, ये बनाओ, बन गया। अब इस पाई चार्ट में टाइटल की हमें कोई जरूरत नहीं है, हटा दो, लीजेंड भी हटा दो, बाहर जो लाइनें आ रही हैं वो हटा दो, व्यू में जाके ग्रिड लाइन बोलते हैं इनको। इस चार्ट के चारों तरफ एक लाइन आ रही है, उसको आउटलाइन बोलते हैं। चार्ट को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ से आउटलाइन को नो कर दो, आउटलाइन भी हट गया। अब इस चार्ट पर क्लिक करो नीले वाले हिस्से पे 2 बार, ये हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा और इसका कलर रेड कर दो। अब ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट करो और इसका कलर हटा दो, ऐसा कुछ बन गया। अब इस बॉक्स, इस सर्कल के बाहर की तरफ एक लाइन कवर करो, इसको पूरा करने के लिए सिलेक्ट करो, लाइन आ गई, इसको आउटलाइन कहते हैं, इसको कर देंगे हम लाल। इसकी विड्थ बढ़ानी है थोड़ी, तो यहाँ पे वेटेज होता है, वेटेज में जाके वेटेज बढ़ा लो। अब हम इसके बीच में एक सर्कल लगाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर शेप्स होगा, सर्कुलर शेप ले लेंगे। अब हम यहाँ सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका तजर्बा अच्छा है तो बना लेना, नहीं तो बेटा टूल का यूज करना, शिफ्ट को दबाना तब सर्कल बनेगा, नहीं तो अंडा बन जाएगा। सर्कल ऐसे बनेगा, शिफ्ट को दबा के रखना, ये सर्कल बन गया। अभी छोड़ देना,
सर्कल बन के तैयार हो गया। अब इस सर्कल को इसके बीचों बीच लगाना है, तो बीचों बीच लगाने के लिए मुझे बता देना जहां पर आपको लगे बीचों बीच लग गया है, मैं रोक दूंगा। लग गया? लग गया? देखो आप कितने भी तजर्बेवान हो, आपको कितना एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर तजर्बा काम नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तजर्बा काम नहीं आएगा, आप कितनी ताकत लगा लो इसको बीच में लाने की, कभी भी ये बीच में नहीं आएगा। अगर तुम्हें लगता है नहीं बीच में, अगर तुम्हें जहां मन करे वहां मेरे को छोड़ देना। अभी ठीक है बीच में, मैं साबित कर दूंगा ये बीच में नहीं है। अभी अभी ठीक है? अभी ठीक है? कभी लगेगा ही नहीं बीच में। ठीक है, अभी कैसे चेक करेंगे बीच में है कि नहीं? हमने पूरा मतलब लगा लिया सिस्टम से, ऑलमोस्ट बीच में होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि बीच में है कि नहीं है। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करो, दोनों सिलेक्ट हो गए। एक टूल होता है हमारे पास अलाइन, इसमें जाके ये बटन दबाओ। अगर ये हिला तो मतलब बीच में नहीं था। सेंटर में जाने के लिए हिलेगा ना ये। अब दबा के देखते हैं, नजरों को गड़ा के चेक करना है। ठीक है, पैनी नजर से कर रहा हूं, हिला मतलब बीच में नहीं था। अभी तो दूसरी गलती देखिए, मिड में भी नहीं है ये, सेंटर तो छोड़ो, ये मिड में भी नहीं है। अभी मिड चेक करते हैं इसका, हिला, दोनों ही तरफ से हम गलत है। तो कितना भी अंदाजा लगा लीजिए, अंदाजा कभी करेक्ट नहीं होता, कभी करेक्ट नहीं। ओके, तो वहां पर जो टूल दे रखे हैं, तो टूल का सहारा जरूर लो। इससे क्या तजर्बा मिला? आप कहीं पर भी कोई काम करते हैं, अंदाजा लगा के मत करना। अगर टूल आपके पास है तो टूल से वेरीफाई करना पड़ेगा, टूल से वेरीफाई हो जाए तब आप आगे बढ़ना। अंदाजे से मत कर लेना। चाहे आप कहो कि मेरे को 20 साल का तजर्बा है, मैं ट्रेन की छत पे बैठ के जा सकता हूँ आ सकता हूँ, बेटा जिस दिन तो अंदाजा रखा रह जाता है। हमेशा टूल का यूज करना है। अभी हम इसको रेड करेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में है फिलहाल। अब इसको सिलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट पे गए, इसका शेप कलर हमने रेड कर दिया, शेप रेड हो गया। इसका आउटलाइन भी रेड कर दिया। अब इसके बाहर की तरफ एक व्हाइट कलर की पट्टी गिरेंगे, तो शेप इफेक्ट होता है। इसमें प्री सेट में जाओगे ना तो ये ऐसा बटन बना देता है इसको, देखो बन गया, इतना बन गया देखो। अब हमें इसके बीच में ये 80% लिखना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे शेप क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ लिखना होता है तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। इंसर्ट में जाओ, टेक्स्ट में मिलता है टेक्स्ट बॉक्स, ये किसी ऑब्जेक्ट पे लिखने के काम आता है। ये हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया इसको, यहाँ पर फॉर्मूले बार में गए और इसका रेफरेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू वहां पे आ जाएगी। इस वैल्यू को बीचों बीच ले गए। अब ये पीछे जो कलर आ रहा है, इस कलर को हटाएंगे, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। इसका कलर मैंने व्हाइट कर दिया फॉन्ट का, तो दिखेगा नहीं आपको ये, कोई बात नहीं। इसके पीछे का कलर अगर मैं हटा दूंगा तो दिखेगा। तो ये शेप फिल पे जाके कलर हटा दिया, अभी दिखने लगा। आउटलाइन कलर भी हटा देते हैं। अभी परफेक्टली हमारा वो डाटा तैयार हो गया। अभी आप वैल्यू को कम ज्यादा करो और चेक करो कि ये रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। ये रिएक्ट कर रहा है, बन गया ग्राफ। तो ये ग्राफ डायरेक्ट था ही नहीं एक्सेल में कि डायरेक्ट बन जाए। इसमें सब काम किसका था? क्रिएटिविटी का था। अभी आपने देखा, जब आप इसे बनाएंगे तो कोई ना कोई स्टेप भूल गए, और जब आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं, भूल गए, पता ही नहीं चला होगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर वीडियो आपकी हेल्प करती है, वीडियो देखो, बार बार देखो, बार बार। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करें कि कोई भी काम जब करते हैं ना तो बार बार करते हैं तो हाथ में सफाई आ जाती है। आप बार बार करोगे तो सफाई आ जाएगी। तो ये बन के यहाँ पर क्या हो गया हमारा। अब आगे की जो पढ़ाई है वो अब हम कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को ओवर करते हैं, इनको पढ़ लीजिए।